नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज हम ऐसी सेक्शन से बात करना चाह रहे हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। कई वर्षों तक उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया। 1963 से उन्होंने अपना लेखन का कार्य आरंभ किया और अभी तक वो लिखते आ रहे हैं। बीए में और विश्वविद्यालयों में आपने इनकी किताबें पढ़ी होंगी। हम बातचीत कर रहे हैं प्रोफेसर जीके अग्रवाल सर की, जिनकी बुक्स आपने बीए में साहित्य भवन पब्लिकेशन से देखी होंगी। और आज हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग उनसे रूबरू होंगे और सारी बातचीत हम करेंगे उनसे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इंटरव्यू करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। सर, आपकी बुक में पहला चैप्टर जो रहता है वो समाजशास्त्र का उद्भव व विकास रहता है कि समाजशास्त्र का उद्भव विकास कैसे हुआ, उसके बारे में आपने एक डिटेल्ड चैप्टर लिखा है। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि जीके अग्रवाल, गोपाल कृष्ण अग्रवाल का उद्भव व विकास कैसे हुआ, कहाँ से वो चीज़ें चली जो समाजशास्त्र में आपको आने के लिए और यहाँ तक आने के लिए आपको प्रेरणा मिली। बड़ा जटिल प्रश्न है। वास्तव में हम लोग जिस एज ग्रुप के हैं, हमारे बचपन का टाइम वो था। हमें जब सन 56 में इंटरमीडिएट पास किया तो कोई गाइड करने वाला नहीं होता था। कोई ऐसा एकेडमिक चैनल नहीं था जो हमें बता सके कि कैरियर क्या होता है, कैरियर को कैसे सेलेक्ट करें, कैसे आगे बढ़ें। तो बस ये समझ लीजिए कि उस समय समाजशास्त्र एक नया विषय था, बिल्कुल नया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के शायद 4-5 कॉलेज ही ऐसे थे जहाँ समाजशास्त्र विषय था। पास में लखनऊ यूनिवर्सिटी में था। तो समस्या ये आई कि इंग्लिश लिटरेचर लेना है, इंग्लिश जनरल कंपलसरी होती थी, इकोनॉमिक्स लेना था। अब चौथा विषय कौन सा लिया जाए? तो मैं इसे कोई ये नहीं कहूँगा कि कोई बड़ा मैंने विट से काम किया। एक चांस था, नया सब्जेक्ट है, समझना चाहिए क्या है, इस जिज्ञासा के केवल इसीलिए लिया समाजशास्त्र। लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे अपने आप ही लगा कि इसका एक नया दृष्टिकोण है, एक नए एवेन्यूज हैं इसमें। और जो हम जिस माहौल में जिंदगी जीते हैं, जो हमें वास्तव में जीवन को समझने के लिए जानना चाहिए, वो हमें समाजशास्त्र में मिल रहा है। रुचि बढ़ती गई और जब रुचि बढ़ती है तो अध्ययन में अपने आप गहराई आनी शुरू हो जाती है। कोर्स में जो किताबें थी उसके अलावा बड़े अच्छे हमारे उस समय क्राइस्ट चर्च कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे, डॉक्टर विल्किंसन। उनसे कर चर्चा हुई, उन्होंने रुचि को और बढ़ाया सोशियोलॉजी में। कुछ उन्होंने किताबें बताई, उनको पढ़ा तो और इंटरेस्ट पैदा हुआ और परिणाम ये हुआ कि बस समाजशास्त्र से ही एक तरह का आत्मसातकरण हो गया। बस यही समाजशास्त्र का आरंभ था, आज तक वही चला रहा है। जितना ज़्यादा पढ़ता हूँ उतना ही ज़्यादा लगता है कि अभी तो बहुत कुछ समझना सीखना बाकी है। इतनी ज़्यादा भारतीय विद्वानों की, पश्चिमी लेखकों की किताबें एकत्रित करता रहा, पढ़ता रहा कि धीरे धीरे मेरी अपनी लाइब्रेरी अलग बन गई।
आज मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि एक ऐसे विषय से संबंध है जो वास्तव में जीवन के लिए बड़ा व्यवहारिक है। जितना हम इसे समझें उतना ही इसमें हमारी तन्मयता बढ़ेगी और वही हमारे लिए सार्थक भी होगी। तो हमारा सर अगला प्रश्न आपसे ये था कि जब आपने लिखना शुरू किया 1963 से और अब तक लिखा, जैसा कि अभी आपसे बातचीत भी हुई थी कि शायद संभवतः आपने पहली किताब हिंदी में समाजशास्त्र में जो उस समय ट्रांसलेशन में या नई जो उस समय आई उसमें लिखा, क्या चैलेंजेस थे आपके सामने उस समय उन चीज़ों को लिखने में? इसे मैं चुनौती तो नहीं कहूँगा, एक अपने मन की भावना या यूं कह लें कि बाहरी दृष्टिकोण से हटके अपने भारतीय समाज के दृष्टिकोण से सोचने की जो इच्छा पैदा हुई उसी ने प्रेरित किया कि मैं खुद हुआ ये कि जब मैं बीए कर रहा था तो उस समय हिंदी की कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं थी। तो हम लोग किंग्सले डेविस की किताब, मैकीवर की किताब, ऑकबर्न निमकॉफ की किताब ये पढ़ते थे और हिंदू सामाजिक व्यवस्था, भारतीय सामाजिक व्यवस्था इन्हें समझने के लिए एक केम पणिक्कर की किताब पढ़ते थे, एक पीएच प्रभु की किताब पढ़ते थे। तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इंग्लिश में जो कंसेप्ट दिए हुए थे समाजशास्त्र से संबंधित, मुझे ऐसा लगता था कि उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो अगर अमेरिका या यूरोप की पृष्ठभूमि में न होकर भारतीय पृष्ठभूमि में हो और हमारे समाज की जो वैल्यूज़ हैं, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे सामाजिक मानदंड हैं, अगर उनके परिप्रेक्ष्य में हम सिद्धांतों की व्याख्या करें तो शायद विद्यार्थियों को समाजशास्त्र समझना सरल ही नहीं बल्कि ज़्यादा उपयोगी हो जाएगा। बस यही एक भावना थी जो बाद में अवसर के रूप में बदल गई। तो सर क्या समाजशास्त्र उस समय भी उतना ही प्रचलित था जितना आज हो गया? बहुत कम था। जैसा मैंने कहा कि उस समय उत्तर प्रदेश के केवल गिने चुने कुछ 4-5 कॉलेज में ही समाजशास्त्र था और ये संयोग था कि मैं क्राइस्टचर्च कॉलेज में गया ग्रेजुएशन के लिए। संयोग से वहाँ समाजशास्त्र विभाग बहुत प्रख्यात था, तो उसको पढ़ने का मुझे अवसर मिल गया। तो मैं इसे संयोग ही मानता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि वो संयोग बाद में मेरे लिए नहीं बल्कि मैं कहूँगा एक सामाजिक चिंतन के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। सर जब आपने ये बुक्स लिखने शुरू किए, जैसे कि आपने बताया क्राइस्टचर्च कॉलेज में जब आप थे तो आपने इंग्लिश प्रोफेसर से पढ़ा, इंग्लिश में आपने बुकें पढ़ी, तो आपको ये नहीं लगा कि इंग्लिश में ही हम इन चीज़ों को रिप्रोड्यूस करें? हाँ, ये बात मैं कहना चाहता था, बजाय इसके कि हम हिंदी भाषी में जाएं, चूंकि उस समय इतने बच्चे नहीं थे जो हिंदी में पढ़ने की इच्छा रखे हैं। मैं ये चीज़ कहना चाहता था, आपने पूछ लिया हिंदी में लिखना क्यों शुरू किया। इसका कारण था, जब मैं लखनऊ में पहली बार लेक्चरर अपॉइंट हुआ सन 62 में, तो मुझे मेरे विभाग के अध्यक्ष ने ये निर्देश दिया कि आपको हिंदी में अपने भाषण देना है, हिंदी में पढ़ाना है। अब मैं बैकग्राउंड मेरी इंग्लिश की में थी, तो पहले अपना लेक्चर मैं इंग्लिश में तैयार करता था, फिर उसका अनुवाद करता था हिंदी में, और फिर हिंदी में पढ़ाना मैंने शुरू करा। लेकिन हिंदी में पढ़ाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अभिव्यक्ति की जो क्षमता, जो स्पष्टता,
और विषय का जो अंतरीकरण है वो अपनी भाषा में हो सकता है, वो अंग्रेजी में नहीं हो सकता। अंग्रेजी में बहुत सी अवधारणाओं के लिए हम जिस शब्दावली का उपयोग करते हैं उसे स्पष्ट करने के लिए जो उदाहरण देते हैं वो पश्चिमी समाज के होते हैं, और जब हम अपने समाज की बात करते हैं, रेफरेंस हम अपने समाज का लेते हैं, तो अपनी भाषा में ही वो अभिव्यक्ति अधिक व्यवस्थित हो पाती है और उसकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है। क्योंकि ये समझ लीजिए आज की जो हम एक सिद्धांत के रूप में बात कहते हैं, जिसे हम लैंग्वेज कम्युनिकेशन, एक हम बात करते हैं सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, और एक नया शब्द आजकल चल रहा है लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। तो वो लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन जो है वो हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों के में अंग्रेजी के माध्यम से उतना प्रभावशाली नहीं हो सकता जितना प्रभावशाली हिंदी के माध्यम से हो सकता है। यही सोच के जब हिंदी में आ ही गए, हिंदी में पढ़ना शुरू कर दिया, तो हिंदी में लिखना भी शुरू कर दिया, और जितना लिखते गए मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी संतोष मिल रहा है, और मित्रों ने, शुभचिंतकों ने जो शुभकामनाएं दी उससे हौसला और बढ़ गया, आगे चल दिए, वो अब तक चल रहा है। कहीं ना कहीं सर इसी का ही प्रभाव था कि उस समय के बाद से बच्चों ने हिंदी में भी समाजशास्त्र को पढ़ना शुरू किया। जो हिंदी पट्टी के बच्चे थे, जिन्हें अंग्रेजी के उतने क्लिष्ट तरीके से नहीं समझ में आता था, उन्होंने समाजशास्त्र को भी एक सरल ढंग से समझा और उसमें आगे अपना फ्यूचर बनाने के बारे में, उसको जानने और समझने के बारे में बातचीत करी। ये तो एक निश्चयात्मक तथ्य है। जब हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते तो उसमें हमारी रुचि कम होती है, और जैसे जैसे हमें किसी विषय को समझने का अवसर मिलता है उसमें हमारी रुचि बढ़ने लगती है। और मैं समझता हूँ शायद एक कारण था कि हिंदी में पुस्तकें आने के बाद समाजशास्त्र के विद्यार्थियों की संख्या बढ़नी शुरू हुई। पहले जो संख्या बहुत कम थी वो बाद में बहुत तेज़ी में बढ़ी। तो संभव है मैंने किताब लिखी और भी पुस्तकें हिंदी में आई, अच्छी अच्छी किताबें आई, और मैं इसे एक कारण मानता हूँ हिंदी बेल्ट में समाजशास्त्र के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने के लिए। सर अगला प्रश्न हमारा ये था कि 3 चीज़ें होती हैं, एक राइटिंग, एक टीचिंग और एक रिसर्च। एक प्रोफेसर को इन तीनों ही चीज़ों में काम करना होता है। वो रिसर्च में भी अच्छा होना चाहिए, पब्लिशिंग करवाए, नई नई बुक्स लिखे, समाजशास्त्र में योगदान दे, अपने बच्चों को पढ़ाए भी, और राइटिंग में भी उतना ही वो निपुण हो। एक व्यक्ति इन तीनों ही कलाओं में क्या महारत हासिल कर सकता है? क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि कोई प्रोफेसर बहुत अच्छा पढ़ाता है पर वो बहुत अच्छा रिसर्चर नहीं है, कोई प्रोफेसर बहुत अच्छा रिसर्चर है पर वो पढ़ाते नहीं हैं, पर वो लिखते हैं, और कोई सिर्फ लिखते हैं या वो एकेडमिक्स में या टीचिंग में उतना एक्टिव नहीं है, और ज़्यादातर कोई टीचिंग में है तो वो लिखते नहीं है। तो क्या इन तीनों का समावेश बिठा पाना एक समाजशास्त्र के प्रोफेसर के लिए कितना कठिन है, और उसको कितना अचीवेबल है ये चीज़ें? प्रश्न आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन दुविधा में डालने वाला है। 3 चीज़ों की आपने बात कही, लेखन, अध्यापन और शोध। मैंने देखा है कि समाजशास्त्र में कुछ व्यक्ति बहुत प्रख्यात रिसर्चर हैं, अच्छे शिक्षक भी हैं, लेकिन उन्हें लेखन का अधिक समय नहीं मिल पाया, बहुत कम लिखा। कुछ ऐसे प्रख्यात लेखक हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को बहुत कुछ दिया, लेकिन अपने विद्यार्थियों को अधिक नहीं दे सके। समय का अभाव रहा होगा, या और भी उनके सामने कोई असमर्थताएं रही होंगी। और तीसरी तरफ कुछ ऐसे भी उदाहरण मेरे सामने हैं जो बहुत अच्छे लेखक हैं,
लेकिन वो कभी अच्छे शिक्षक नहीं बन सके। तो तीनों चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं, मैं नहीं कहता है, हो सकती हैं तीनों अलग अलग। लेकिन इतना जरूर है कि अध्यापन का और शोध का इनका क्षेत्र अलग है। एक दूसरे से अगर हम मिलाएं तो अपवाद तो हर जगह होते हैं, लेकिन अधिकांश केसेस में देखा मैंने कि जो बहुत अच्छे शोध करता है वो अच्छे शिक्षक नहीं बन सके, या जो बहुत अच्छे शिक्षक हुए उन्होंने शोध पर ध्यान नहीं दिया। तो ये तो एक सामान्यीकरण की बात हुई। शायद आपको संकेत मेरी तरफ भी है इस बात से संबंध, नहीं गलत नहीं सर, नॉट पर्टिकुलरली, बट ये रहता है कि हाँ, ज़्यादातर हम लोगों ने इस तरीके की संभावनाएं देखी हैं। मैंने अब बात इसलिए नहीं इस करते। बात पर जोर नहीं दिया कि शोध अपने आप में एक बिल्कुल अलग विषय है। एक उदाहरण दे, अगर आप बिल्कुल अनुमति दें, बिल्कुल। एक उदाहरण मान लीजिए, मैं अपने विद्यार्थियों को, अपने स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को जो समाजशास्त्री सिद्धांत हैं उनके बारे में बताता हूँ। आप ऐसे कह लें कि मुझे पढ़ाने का जो विषय दिया गया है वो समाजशास्त्र के सिद्धांत, सैद्धांतिक विवेचना है। अब समाजशास्त्र के बहुत सारे सिद्धांत हैं, मर्टन के हैं, पार्सन्स के हैं, मैक्स वेबर के हैं, और कितने ही हमारे यहाँ मिडिल रेंज थ्योरी हैं, या हाँ, मतलब कहाँ तक गिनती करेंगे, बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो अब अगर मैं उन सिद्धांतों को पढ़ा रहा हूँ और मान लीजिए मैं शोध कर रहा हूँ औद्योगिक समाजशास्त्र से संबंधित किसी विषय पर, तो उस शोध का मेरे अध्यापन से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है सर। और अगर मैं चाहूँ कि समाजशास्त्री सिद्धांत पर शोध कर लूँ तो ऐसा शोध सामान्य रूप से बहुत कठिन हो सकता है। संभव है कि उस शोध का कोई सीमा ना हो और व्यक्ति अपनी जिंदगी में वो शोध पूरी भी न कर सके। तो इसलिए शोध का और अध्यापन के बीच कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है। हाँ, लेखन और अध्यापन में एक संबंध है, और निश्चयात्मक संबंध। हम जब लिखते हैं तो हमें एक पूर्णता आती है। कहावत है कि राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। लिखते हैं हम जब कोई चीज़ तो हमें खुद लगता है कि हमारी ये बात स्पष्ट है या नहीं, व्यवस्थित है या नहीं, क्रमबद्ध है या नहीं, और समझ में आने योग्य है या नहीं। इससे हमें एक ऐसा निर्देश मिलता है कि विद्यार्थी भी फिर हमारी बात को आसानी से समझने लगते हैं। अगर हम लिखने में ही पूर्ण नहीं हैं, वहीं हमें लगता है कि कोई बात हम स्पष्ट नहीं कर सकें, तो स्वाभाविक है कि विद्यार्थियों के सामने भी हम कहीं कहीं पर असफल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तो यहाँ तक आपसे कहना चाहूँगा कि अच्छा शिक्षक बनने के लिए लिखना एक माध्यम है, बल्कि मैं कहूँगा कि रचनात्मक माध्यम है। तो इसलिए लेखन और शिक्षण, इनको मैं हमेशा जोड़ कर देखता हूँ। मैं खुद अपने आप में महसूस करता हूँ कि अपने आरंभिक स्तर पर अपने शिक्षण के लिए मैं अपने आप को उतना संतुष्ट महसूस नहीं करता था, और जैसे जैसे लेखन में आगे बढ़ता गया मैंने ऐसा अनुभव किया कि मेरे विद्यार्थी मेरे शिक्षण से बहुत संतुष्ट रहने लगे। तो इसलिए इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ। और आपकी किताबों से भी बहुत संतुष्ट रहते हैं ज़्यादातर जो हिंदी पट्टी। अब मेरी पुस्तकों से विद्यार्थी कितने संतुष्ट हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, समय समय पर जो कुछ पत्र मिलते रहते हैं उन पत्रों से ऐसा लगता है कि मैंने कम गलती की है। आपकी किताबें बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होती हुई दिखती हैं।
सर अगला हमारा प्रश्न ये था कि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं जो आपकी पुस्तकें पढ़ते हैं और हमारे चैनल से भी जुड़े हुए हैं, आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का माहौल है इसमें आपको आगे बढ़ने के लिए एक एग्ज़ाम पास करना होता है, उसमें दो माध्यम में हम उन परीक्षाओं को देखते हैं, एक अंग्रेजी माध्यम में और एक हिंदी माध्यम में। अंग्रेजी माध्यम के लिए तो सरल चीज़ है कि हाँ उन्हें पहले से अंग्रेजी में पढ़ी हुई है और सिंपल उसी लैंग्वेज में वो चीज़ें हो गई, लेकिन जब उनके ट्रांसलेशन पर बातचीत आती है या हिंदी माध्यम का बच्चा जो हिंदी माध्यम के अप्रोच लेके वहाँ पर जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसमें पिछड़ता हुआ नजर आता है, वो अपने आप को कहीं वंचित महसूस करता है उस अंग्रेजी वाले माध्यम के बच्चे से। तो इनका समाधान क्या है और उस बच्चे को किस तरीके से उन चीज़ों के प्रति अपनी अप्रोच डेवलप करनी चाहिए, स्पेशली समाजशास्त्र के प्रति, जहाँ पर हम समझते हैं कि हिंदी माध्यम में जो कंटेंट है वो बहुत कम है, सीमित है, और अंग्रेजी माध्यम में असंख्य कंटेंट हैं। तो वो उस गैप को और उस वंचना को किस तरीके से भरने की कोशिश करेगा? अदिति जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और ये कठिनाई मैं समझता हूँ कम से कम उन 70-75% बच्चों की है जो हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं और हिंदी माध्यम से ही प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। मैंने खुद देखा है। इंग्लिश भाषा का जो प्रश्न है वो बिल्कुल स्पष्ट होता है, लेकिन प्रत्येक प्रश्न जिस अवधारणा, जिस सिद्धांत या जिस विषय को लेकर होता है, उस मुख्य विषय या सिद्धांत या अवधारणा की जो हिंदी होती है वो इतनी ज़्यादा दोषपूर्ण होती है, इतनी अधिक दोषपूर्ण होती है कि बच्चों को उसे समझने के लिए अंग्रेजी का प्रश्न फिर से पढ़ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए प्रश्न आया कि वर्तमान भारतीय परिवार, अंग्रेजी में कहूँगा, ठीक है, कि प्रेजेंट इंडियन फैमिलीज आर इन द स्टेट ऑफ ट्रांजिशन डिस्कस। अब क्लियर है बिल्कुल अंग्रेजी में। हिंदी में हमने उसमें लिख दिया कि स्पष्ट कीजिए कि आज भारतीय परिवार किस प्रकार संधि काल में है। अब संधि काल ट्रांजिशन की हिंदी तो हिंदी हो सकती है, हाँ, लेकिन स्पष्ट तब होगा जब हम कहें संक्रमणकालीन। ट्रांजिशन को होता क्या है, एक एक अंग्रेजी शब्द के इवन संक्रमण कई भी उस चीज कई शब्द के पर्याय लिए होते हैं। उतना उपयुक्त शब्द नहीं लगता है, क्योंकि ट्रांजिशन से जो हम बात बताना चाह रहे हैं, संक्रमण से उसके कुछ और अर्थ निकल रहे होते हैं हिंदी में। वही मैं बता रहा हूँ यस सर। कि हर इंग्लिश शब्द के अनेक इक्विवेलेंट होते हैं। सामान्य रूप से होता यह है कि मैं एक सामान्य प्रवृत्ति कह रहा हूँ, किसी व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं, जी सर। कि सामान्य रूप से जो काफ़ी वरिष्ठ शिक्षक हैं प्रश्न पत्र बनाते हैं, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लोग पेपर बनाते हैं वो काफ़ी वरिष्ठ होते हैं। तो पहले वो प्रश्न पत्र अंग्रेजी में बनाते हैं, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। होता यह है कि जितने उसमें टेक्निकल वर्ड्स आते हैं उसके लिए वो डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं। डिक्शनरी में उन्हें जो भी 4-5 उसके इक्विवेलेंट्स मिलते हैं, वो ये नहीं देखते कि संदर्भ में कौन सा शब्द उपयुक्त है। वो जो उन्हें पहला शब्द मिला उसी को वो हिंदी बनाते हैं। और ये भी अक्सर ऐसा होता है कि देखने का प्रयास नहीं करते कि इसमें कोई तारतम्य है नहीं, स्पष्टीकरण है, इसमें स्पष्ट है या नहीं, या प्रासंगिक है या नहीं वो शब्द। तो इन चीज़ों पर ध्यान दिए बिना ऐसे शब्दों का उपयोग हो जाता है प्रिंसिपल, और यही सबसे बड़ी कठिनाई है। ये उन प्रश्नों में सबसे देखने को मिलेगा आपने
जिन्हें आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, यस सर, मल्टीपल Multiple क्वेश्चन choice होते हैं, questions होते हैं। उसमें इंग्लिश की जो चॉइसेस हैं क्लियर होती हैं। और जब उन्हीं को हम हिंदी को देखते हैं तो उसका वो अर्थ से अनर्थ हो जाता है। ये सब कठिनाई हैं और मैं समझता हूँ इसका निराकरण होना ज़रूरी है। पेपर्स मॉडरेट होते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के व्यक्ति को न बिठालकर भाषा के व्यक्ति को बिठाना चाहिए, वही उसका सही मॉडरेशन कर सकता है। क्योंकि जो सब्जेक्ट का आदमी है उससे विषय का पेपर बना दिया, लेकिन भाषा ज्ञान होना उससे ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे किसी भाषाविद को बिठाना चाहिए जो उसका ये देखे कि हिंदी में जो भाषा दी गई है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, स्पष्ट है या नहीं है, उसमें भावना व्यक्त हो रही है या नहीं, ये उसे देखना, ये भाषाविद का काम है, ये सब्जेक्ट के आदमी काम नहीं है। ये मेरा सुझाव है। ऐसे मैं कुछ एक आध बार संबंधित व्यक्ति को, अधिकारियों को भी मैंने इन बात कही है और उन्होंने मेरी बात को समझा है और मुझसे कम से कम उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि आगे वो इस तरह का प्रयास करेंगे। कहाँ तक होता है मैं नहीं जानता। तो हम लोग का भी प्रयास रहता है कि बच्चा जो हिंदी माध्यम का है, जैसे आपने बताया कि जब आपने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करी तो वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी माध्यम में अंग्रेजी माध्यम की भी चीज़ों को समझता चले, उनको भी पढ़ता हुआ चले। एटलीस्ट अगर वो दिन भर में 20 पन्ने या 50 पन्ने हिंदी के पढ़ रहा है तो एटलीस्ट वो 2 पन्ने अंग्रेजी के भी पढ़ना शुरू करे, क्योंकि बगैर इंग्लिश पढ़े या सिर्फ वो सोचे कि हिंदी में ही हम काम कर लेंगे पूरा, ये संभव नहीं है। संभवतः वो आगे जाके हिंदी में ही काम करे, लेकिन उसके साथ उसको अंग्रेजी का भी ज्ञान, भाषाई ज्ञान जो है एटलीस्ट, या अपने सब्जेक्ट में जो अंग्रेजी की अच्छी किताबें हैं उन्हें भी उसे पढ़ना ही चाहिए। उपयोगी हो सकता है। मैं यहाँ तक तो आपसे सहमत हूँ कि अगर उसे हिंदी के साथ में अंग्रेजी का भी ज्ञान वो अपने आप में विकसित करे तो ये उसके लिए उपयोगी हो सकता है, आवश्यक नहीं है। अगर मान लीजिए कोई रशियन या फ्रेंच केवल अपनी ही लैंग्वेज जानता है, अंग्रेजी नहीं जानता, तो क्या किसी फ्रेंच डायलॉग को समझने के लिए उसे अंग्रेजी समझना जरूरी है? नहीं। केवल अपनी भाषा में ही प्रवीणता चाहिए उसको। हाँ, हम जिस स्थिति में हैं उसमें हिंदी अब तक इतनी उपेक्षित रही है कि हम ये समझने लगे हैं कि इसके लिए कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश के ज्ञान की भी आवश्यकता है, मैं मानता हूँ है, लेकिन होना नहीं चाहिए। हमारी भाषा की पूर्णता तभी आएगी जब हम जिस भाषा में हैं उससे संबंधित जो कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करें। और ऐसा तभी होगा जब हम उसके प्रति कटिबद्ध रहें। जब तक निर्भरता रहेगी अंग्रेजी की, तब तक अपनी भाषा को हम रिच नहीं कर पाएंगे, उसे उतना समृद्ध नहीं बना पाएंगे अपनी भाषा को। ये बड़ी बात है सर। तो अब सर भाषा से ही जो आगे का प्रश्न बनता है वो ये है कि जो पश्चिमी समाजशास्त्र है और जो भारतीय समाजशास्त्र है उसमें एक बीच में काफ़ी गैप पाया जाता है, क्योंकि हमारा इतिहास समाजशास्त्र में करीब 100 वर्षों पुराना है और वेस्ट में तो सोशियोलॉजी बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, अगस्त कोंत के समय से। तो उस जो गैप है भारतीय समाजशास्त्र में उसको कैसे फिल किया जाए, क्योंकि वैश्विक पटल पे ज़्यादातर लोगों ने एग्री किया है कि समाजशास्त्र जो भारतीय समाजशास्त्र है वो उतना अच्छे से विकसित नहीं हो पाया, या हम अपने समाजशास्त्र को उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाए। ऐसे देश में जहाँ पे यूनिटी इतनी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है, अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर हम समाजशास्त्र को उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाए जैसा वेस्ट में उन लोगों ने किया और समाज को समझने पर बल दिया। आदित्य जी, जहाँ तक मैं आपकी बात को समझ पाया हूँ, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ये पश्चिमी विचारकों की चाहे आप भ्रांति कह लें
चाहे ये उनका पक्षपातपूर्ण रवैया कह लें या चाहे इसे आप उनका कॉम्प्लेक्स कह लें। आपसे ही किसने कहा कि हमारे यहाँ समाजशास्त्र का इतिहास लगभग 100 वर्ष पुराना है और पश्चिमी देशों में जब से बंबई में आया था समाजशास्त्र उसके बाद से ये इतिहास किसने लिखा? ये इतिहास भी तो पश्चिमी विचार में लिखा है और हमें ये विश्वास दिलाया जाता है कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है और भारतीयों में न तो इतनी बुद्धि है न उनमें प्रतिरोध करने की इतनी क्षमता है कि वो हमारी बात को लौटेंगे, क्योंकि पश्चिमी विचारक जो हैं वही तो भारतीय विचारकों का आदर्श हैं, तो उनकी बात को कैसे प्रतिरोध करा जाए? जरा मुझे बताइए कि आज हम समाजशास्त्र में जिन मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, मैं थोड़ी क्षमा चाहूँगा, 2 मिनट का आपसे समय बिल्कुल बिल्कुल। समाजशास्त्र में हम जिन मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? नंबर 1, सामाजिक संबंधों की प्रकृति, जिन पे पूरा हमारा समाजशास्त्र आधारित है। हमारी संस्कृति, जिनका संबंध सामाजिक और नैतिक मानदंडों से है। हमारी परिस्थिति और उस परिस्थिति के अनुसार हमारी भूमिकाएं, जिससे हमारे सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण होता है। परिवर्तन की वो प्रक्रियाएं जो समाज में एक उतार चढ़ाव के रूप में काम करती रहती हैं। सारोकिन ने जिसे फ्लक्चुएटिंग कल्चर कहा, जिसे उन्होंने आइडिएशनल और सनसेट की लिमिट्स के बीच होने वाला परिवर्तन का, परिवर्तन की वो प्रक्रिया है। हमारी सामाजिक व्यवस्था जो व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करती है। मुझे बताएं, इसमें से कौन सा विषय ऐसा है जो भारतीय संस्कृति में हजारों वर्षों पहले से नहीं चला रहा है? हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी, हमारे जो नैतिक और सामाजिक मानदंड थे, हमारे जो व्यवहार के तरीके थे, समाज में जिस ढंग से परिवर्तन होता रहा, कभी रेखीय नहीं था, कभी उद्विकासीय नहीं था, फ्लक्चुएटिंग था, जिसके लिए सारोकिन को बहुत बड़े विचारक के रूप में देखते हैं। ये सब कुछ था हमारा। तब पश्चिमी विचारकों का ये कहना कि क्योंकि वो वैज्ञानिक नहीं था, हाँ। इसलिए समाजशास्त्र नहीं था। हाँ। वैज्ञानिक क्यों नहीं था साहब? विज्ञान का मापदंड क्या है? यथार्थ। और जो यथार्थ है वो वैज्ञानिक है। क्या वो यथार्थ नहीं था? कितने हजारों वर्षों के अध्ययन के बाद, जिसे आज कैलकट पार्सन्स ने एक्शन थ्योरी कह के दुनिया में नाम कमा लिया, क्या हमारे कर्म के सिद्धांत से ऊपर है वो? गीता में आज से 2500 साल पहले जो कर्म का सिद्धांत दिया गया, मैं तो कहता हूँ पार्सन्स का सिद्धांत उसकी कॉपी है। वो हमारे सामने बहुत बड़े समाजशास्त्री हो गए। हम समाजशास्त्री नहीं है, क्योंकि हम भारतीय हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अपने अध्ययन को अंडरस्टिमेट किया। कॉम्प्लेक्स है हमारे अंदर, हम अपने को अंडरस्टिमेट करते हैं। क्योंकि पश्चिमी विचारकों ने कह दिया कि वैज्ञानिक नहीं है, तो वो आप बताएं कि जहां प्रजाति पे आधारित, रेस पर आधारित स्ट्रेटिफिकेशन अमेरिका में चलता है और इतने लंबे समय तक चलता रहा, बिल्कुल जेनोसाइड हुए वहां उसके आधार पर, वो तो वैज्ञानिक है। और हमारे यहाँ अगर जाति व्यवस्था, तो ये तो बहुत बात की बात थी, ये हमारी संस्कृति हम नहीं है। हमारा संस्कृति का हिस्सा वर्ण व्यवस्था थी, जो कर्म पर, गुण पर, गुण को समझिए, गुण का अर्थ लोग बड़ा गलत लगाते हैं। गुण जो है
जन्मजात नहीं होता है, गुण अर्जित होता है, अचीव्ड होता है। तो उस गुण के आधार पर अगर एक वर्गीकरण हुआ समाज का, और वो भी इसलिए कि समाज आगे बढ़े, व्यवस्थित रहे, अनुशासित रहे, कहाँ बदलती है? फिर वो स्थिर नहीं है। एक व्यक्ति है, उसने पहले कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, उसके घर में जन्म लिया, लेकिन अपराधी बन गया, शूद्र हो गया अपने आप। एक बाप का बेटा अपने आप शूद्र हो गया क्योंकि अपराधी बन गया वो। तो इसमें जो ड्यूमा ने कह लिया होमो हायरार्किस में कि भारतीय समाज तो युग युगों से अपने जन्म से जो है वो एक भेदभावपूर्ण समाज है, कहाँ तक सही है? ये भेद तो लोगों ने पैदा कर दिया बाद में अपने स्वार्थों के कारण, जो हमारी संस्कृति अंग नहीं है। तो कम से कम जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था से संबंधित संस्थाएं हैं, उसकी उपयोगिता को हम समझें। हाँ, फिर जब मैंने कहा कि परिवर्तन तो समाज की आवश्यक विशेषताएं हैं। बिल्कुल। तो ये संभव है कि एक विशेष युग में कोई संस्था उपयोगी न रही हो, आज वो पहले उपयोगी थी, आज नहीं है। ये तो संभव है, हमेशा परिवर्तन तो हमेशा समाज में होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संस्थाओं को समाजशास्त्री दृष्टिकोण से गलत ही माने, उसे वैज्ञानिक माने। एक बात तो इस संबंध में एक बात कहना चाहूँगा, विश्लेषण करिए उसका। आज हम कहते हैं साहब विकास की बात करते हैं, और बड़ी भारी चर्चा चल रही समाजशास्त्र में विकास की। विकास का समाजशास्त्र विकास का अलग शाखा बन गई, और जो विकास पर जितना लिख लेता है वो उतनी बड़ा विकासवादी भी है। वही सबसे बड़ा डेवलपमेंट वाला है। अब जरा मुझे आप ये बताएं यस सर। कि आज उस विकास का एक मॉडल है आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। कितना लिखा है लोगों ने, और पश्चिमी विचारक यहाँ तक मानने लग गए कि जहाँ मॉडर्नाइजेशन नहीं है वही अविकसित, अल्प विकसित या विकासशील है, और जहाँ वो मॉडर्नाइजेशन है वो विकसित है, डेवलप है। अब उन्होंने जो मापदंड दिए, इंडिकेटर्स दिए विकास के, उसमें क्या क्या साहब? नई प्रौद्योगिकी, उत्पादन, सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि, शिक्षा, शिक्षा का मतलब तार्किक शिक्षा, और बहुत सारे मॉडल्स दिए उन्होंने कि साहब ये जो है मॉडर्नाइजेशन के इंडिकेटर्स हैं। और उस मॉडर्नाइजेशन के साथ उन्होंने लाइफ स्टाइल भी शामिल किया कि ऐसा हमारी जीवन विधि हो। ये सब करने के बाद अभी मुश्किल से 75 साल बीते हैं, वितृष्णा हो गई उनको अपने जीवन से। उन्हें लगने लगा कि आज जिस मॉडर्नाइजेशन के नाम पर हमने एक नई परिवार व्यवस्था विकसित की, जो हमने नई जीवन विधि विकसित करी, जो हमारे संबंधों में परिवर्तन आया, ये हमारे समाज को नष्ट कर रहा है। और नतीजा उसका आपको मालूम, एक दो नहीं, आज सैकड़ों की संख्या में ऐसे विदेशी लोग हैं जो भारत में आके विवाह कर रहे हैं हिंदू विधि से। यस सर। ये मानकर कि हिंदू विधि से विवाह करेंगे तो वैवाहिक जीवन हमारा स्थायी होगा। बिल्कुल। इसमें कोई जो है किसी तरह का दोष नहीं आएगा, विच्छेदन नहीं होगा, इसका संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी। अब वो तो भारतीय संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। उनके लिए मॉडर्नाइजेशन अब क्या है? भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति अपनाना। और हम उनके मॉडर्नाइजेशन के कायल हुए जा रहे हैं, मॉडल पे चल रहे हैं। तो मुझे आप बताएं कि यहां पर आके
समाजशास्त्र के लिए किस व्यवस्था का अध्ययन उपयोगी है, पश्चिमी व्यवस्था का या भारतीय व्यवस्था का। और अगर भारतीय व्यवस्था का जरूरी है तो क्यों नहीं हम समाजशास्त्र में भारतीय व्यवस्था को एक प्रमुख विषय लेकर विद्यार्थियों को सिखाएं कि कौन से जीवन मूल्य जो हैं वो अधिक श्रेयस्कर हैं। राधा कमल मुखर्जी ने इसी बात को संकेत किया था बिल्कुल, और उनकी मान्यता थी। मैं तो उनका स्टूडेंट रहा हूँ राधा कमल मुखर्जी का। अच्छा। और मैंने अपना जो रिसर्च शुरू कर दी पीएचडी के लिए सन 1963 में राधा कमल मुखर्जी के अंडर में शुरू किया था गाँव में। सन 1965 में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई तो उन्होंने मुझे सुशील चंद्र जी के अंडर दिया कि भाई लड़का ठीक है और इसे आप रिसर्च कराओ। 1 साल बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया राधा कमल मुखर्जी का। तो मैं जानता हूँ उनका सब, उनकी एक वैचारिक परंपरा को उन्होंने जन्म दिया। उस समय लोगों ने कहा अरे ये तो पिछड़ी चीजें हैं, लेकिन आज उस चीज को पश्चिम के लोग ग्रहण कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हमारे सामाजिक मूल्यों, हमारी संस्थाओं, हमारी सामाजिक संरचना का इतना महत्व है तो क्यों नहीं समाजशास्त्र में हम उसे प्रमुख स्थान दे रहे हैं। बिल्कुल। कम से कम समाजशास्त्र के विद्यार्थी अगर और समाजशास्त्र को अपने आजीविका का साधन न बना पाए तो कम से कम अपने जीवन को तो सफल बना पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि समाजशास्त्र के लिए उनकी बहुत बड़ी सेवा होगी है। बिल्कुल। समाजशास्त्र की उनके लिए सेवा होगी। तो समाजशास्त्र तो एक ग्रहण करने, आत्मसात करने वाली चीज है। ये कोई आपका इशारा आइडियोलॉजी पर तो नहीं है? भारतीय विद्याशास्त्र जो घुरिये सर ने शुरू किया, उन पर तो नहीं जाना चाह रहे हैं? क्योंकि वहां से ये परंपरा शुरू हुई कि हम भारतीय जो ग्रंथ हैं, जो वेद पुराण है, उनको पढ़ के भारत के बारे में समझने की कोशिश। भारतीय परिप्रेक्ष्य का संबंध वेदों को और पुराणों को समझने से कभी नहीं रहा। डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाजशास्त्र की बहुत दृढ़ शब्दों में वकालत की थी, लेकिन उन्होंने वेदों और पुराणों की कभी बात नहीं की। उन्होंने केवल परंपरा की बात करी। और परंपरा जो है ये हमारे व्यवहारगत मानदंडों और मूल्यों का एक समुच्चय है। ये परंपरा का मतलब किसी प्रथा से या किसी रूढ़ी से नहीं होता। परंपरा अपने आप में एक बड़ा व्यापक शब्द है। और परंपरा जो है ये आदमी को एक खास तरह की जिंदगी जीना सिखाती है। और ये वो जिंदगी है जो उच्छृंखलताओं से नहीं, अनुशासनहीनता से नहीं, बल्कि कुछ मानदंडों से बनी हुई होती है। और वही उसके जीवन है। हमें गर्व है इस बात का कि हम भारतीय हैं। और आप देखिए कि जैसे जैसे पश्चिम के प्रभाव से और इस पश्चिमी विचारधारा के प्रभाव से आज एकाकी परिवार बढ़ रहे हैं। आप देखिए क्या हालत हो रही है परिवारों की। जरा हमारी वृद्ध लोगों की दिशा को देखिए। मालूम है आज की हमारी पॉपुलेशन में 75 साल से ज़्यादा लोगों की संख्या 9 करोड़ है। और इन 9 करोड़ में आधे से अधिक वो हैं जो असहाय हैं, जिन्हें किसी तरह का संरक्षण नहीं मिला हुआ है। जब विचार करें उनकी जिंदगी पर, काहे का परिणाम? ये पश्चिमीकरण का परिणाम है, पश्चिमी वैचारिकी का प्रभाव है। तो हमें भारतीय समाजशास्त्र की बात नहीं कर रहा मैं भारतीय मूल्यों की बात कर रहा हूँ। उनका समाजशास्त्र में स्थान होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम जहाँ सोशियोलॉजी ऑफ मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, वहीं अगर हम आज सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यूज की बातचीत करें, उसमें बने जो मुखर्जी ने दी थी। हाँ। पूरा हमारा एक पेपर हो वैल्यूज। कौन कौन सी वैल्यूज? लाइफ वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज। तो कुछ हमने डिवाइड करें कि कौन सी फंडामेंटल वैल्यूज हैं, कौन सी जो है लाइफ वैल्यूज हैं, कौन सी, बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। विचार करना पड़ेगा एक दिन इस पर, तभी सोशियोलॉजी की जो है एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बनेगी और इंडिया की यूनिक सोशियोलॉजी बन पाएगी। जो के बारे में बातचीत करेंगे। सर आगे हम आपकी लाइब्रेरी विजिट करना चाहेंगे, जो इतनी सारी आपने किताबें रखी हैं
और जो आपने अपने इतने वर्षों के अनुभव से वो चीज़ें बनाई हैं, हम अपने दर्शकों को उससे रूबरू कराना चाहते हैं ताकि उससे भी वो प्रेरणा लें और आगे की चीज़ें करें। देखने जा रहे हैं जीके अग्रवाल सर की पर्सनल लाइब्रेरी जो उन्होंने इतने वर्षों के बाद बनाई है, जिसमें उनकी विभिन्न किताबें हैं। जो आप अपनी किताबें जीके अग्रवाल सर की पढ़ते हैं, उनके वो रेफरेंसेस कहाँ से देखते हैं, कैसे वो बड़ी किताबों को ट्रांसलेट करते हैं, उनका ऑफिस कैसा है, सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। आइए सर। तो सर लगभग ये कितने वर्ष पुराना होगा आपका ये कलेक्शन? ये कलेक्शन यस सर। सन 64 से चल रहा है। 64 से चल रहा है। तो ये रही सर की लाइब्रेरी, जिसमें सर ने अपनी सारी किताबें रखी हैं। सर अपना यहाँ पर काम करते हैं। सर के पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जिन पे वो डिक्टेशन देते हैं, अपनी अलग अलग बुक्स के लिए टाइपिंग करवाते हैं और उनको फिर पब्लिशर्स के पास भेजते हैं। ये लगभग 3-4 किताबों पर वो अभी भी काम कर रहे हैं। ये अलग अलग हैं, एंथ्रोपोलॉजी, कंसेप्ट्स, कंट्रोल एंड चेंज, ओके। क्रिमिनोलॉजी, इंडियन सोशियोलॉजी। ये रजिस्टर्स में पूरे ये आपके कैटलॉग पर्सनल हैं। नोट्स बने हुए हैं? मतलब नोट्स नहीं, हाँ। इसमें किस टॉपिक पे कौन कौन से रेफरेंस है। अच्छा। जैसे क्या सर इनमें से कोई एक किताब आप दिखा सकते हैं? जैसे कंसेप्ट। यस सर। वाह। अब ये समाजशास्त्र की उत्पत्ति, ये रजिस्टर पेज नंबर 1 पर ये उसके रेफरेंसेस हैं। ओके। अब जैसे यूरोप में पुनर्जागरण, तो रजिस्टर में पेटा आस्पद है और ये रेफरेंसेस हैं कि यहाँ इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। तो सर ये सारी किताबें हिंदी में है मूलतः या इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। वाह। ये सब कंसेप्ट्स हैं और उन कंसेप्ट्स के जो रेफरेंसेस हैं वो आगे नोट हैं। उसके बाद जैसे मान लीजिए हमने पेज 49 लिया, 49 पे सोशल मोबिलिटी, ये 48 सोशल मोबिलिटी। अब सोशल मोबिलिटी पे इतने टॉपिक लिखे हैं वाह। और ये टॉपिक किस किताब में कहाँ किस पेज पर है, उसका डिटेल्स है। वाह। तो ये सारा आपने इसमें इधर डॉक्यूमेंटेशन कर रखा है इन चीज़ों का। वाह। ये कुछ बहुत ओल्ड, ये सर की उस समय की लाइब्रेरी थी जब सर स्टूडेंट थे। सर ने अपना बुक्स का कलेक्शन 62-63 से करना शुरू कर दिया था, जिसमें मूलतः ओरिजिनल बुक्स थी सोशियोलॉजी की और काफ़ी उससे पहले भी बहुत ही दुर्लभ किताबें भी सर के पास हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन टारगेट पार्सन की, सोशल एक्शन, जिसको हम सिर्फ MCQ में ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी ओरिजिनल है। मास्टर ऑफ सोशलॉजिकल थॉट, कोजर, और ये उन चुनिंदा किताबों में से एक है जो सभी को पढ़नी चाहिए। मैकाइवर पेज। बच्चा सब कभी भी सोशियोलॉजी पढ़ता है तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ता है और उसकी ओरिजिनल, लेकिन दुर्भाग्य की किताब नहीं पढ़ता, किताब नहीं पढ़ पाता। ब्रूम एंड सेल्जनिक, आप डेफिनेशन पढ़ते हैं और यहाँ पर पूरी पूरी बुक है। ये बहुत ही दुर्लभ किताबें हैं, ये शायद अब छपना भी बंद हो चुकी होंगी। सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ टुडे, और इसी के साथ साथ आपके MCQ के क्वेश्चंस भी तैयार होते जा रहे हैं जो कि आप आने वाले एग्जाम्स में देखेंगे। उस समय की है। यस सर। 1959 आप ये देखिए, बुक जो 59 की 1959 कवर है का, वो देखिए आप इसका। 1959 का रेफरेंस पड़ा हुआ है। बुक काफी पुरानी भी लग रही है। AR देसाई, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। कोई भी व्यक्ति रूरल सोशियोलॉजी पर अगर अपनी रिसर्च कर रहा हो तो उसको मस्ट है ये किताब। रूरल सोशियोलॉजी बर्ट्रैंड की। और मैंने तो अभी तक इन किताबों के नाम भी नहीं सुने थे, और सर के पास वो सारी किताबें हैं। अमर्त्य सेन की बुक, जो कि अभी नोबेल प्राइज विजेता है, हाल ही में उनकी बुक आई है ह्यूमन डेवलपमेंट पे, जो कि सर की अन्य किताबों में सोशलॉजिकल टुडे, मार्टन की बुक, और प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों सर के पास हैं। जैसा कि आप देखते रहते होंगे कि बुक्स में जो नीचे रेफरेंसेस लिखे रहते हैं, जो लाइंस लिखी रहती हैं, जो आपके MCQ में आते हैं, वो कहीं इधर उधर से नहीं, उनकी डायरेक्ट ओरिजिनल बुक से ही ये यहाँ पे दिए जाते हैं। कास्ट इन इंडिया, हट्टन की बुक।
जहाँ से आप उसकी थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन बुक्स का नाम सिर्फ आप एमसीक्यू में देखते हैं और यहाँ पर पूरी पूरी बुक है। और संभवतः सर ने इसमें से सारी की सारी किताबें पूरी की पूरी पढ़ी पीवीएन भी हुई। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, रिसर्च की उन चुनिंदा पहली किताबों में से एक है जो सोशियोलॉजी में चली। गुड एंड हार्ट सोशल रिसर्च Methods in सोशल रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। और आप देख सकते हैं कि ये सारा रिसर्च का ही नतीजा है कि सर इतना अच्छा लिखते हैं। ओह गॉड, वेस्टर्न सोशियोलॉजी कमिंग। द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी। और ये सारी किताबें बस वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में ही याद करी जाती हैं, लेकिन सर के पास ये ओरिजिनल किताबें हैं सारी। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सर की पर्सनल लाइब्रेरी, सर के यहाँ पे प्राइजेस रखे हुए हैं। सर ने अब तक अलग अलग जगहों पर जो जीते उनके बारे में। ये बहुत पुरानी किताबें हैं जो हिंदी और सर का ये खुल सकता है और दूसरे ऑथर्स की जो अच्छी ये किताबें हैं। कलेक्शन सर का और सर के साथ जो ऑथर्स थे उनका ये पूरा कलेक्शन है, ये सब जिसमें से सर समाजशास्त्र में योगदान देते रहते हैं। एक 1975 की भी सर आपकी एक बुक रखी है। वो इधर है, सबसे पहली किताब दिखाऊंगा आपको। यस सर। और सर की ये सबसे पहली किताब कौन सा एडिशन है? 1964। ये एडिशन है 1964 का। बुक है मानव समाज, किंग्सले डेविस का ट्रांसलेशन है ये। तो मेरी लिखी हुई है, अच्छा, सर की ही ये लिखी हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। पहली किताब है ये। ये सर की पहली किताब है जो उन्होंने 1964 में लिखी है। तकरीबन पब्लिश हो गई। और ये जो पब्लिश किताब थी उस समय की, और तब से सर लिखते हुए आ रहे हैं और सर का इतना लंबा कलेक्शन बन चुका है यहाँ पर। शायद किसी ने इतनी किताबें सामने से भी नहीं देखी होती हैं, सर के पास वो हैं और सर उनको पढ़ते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में लिखते रहते हैं। हिंदी में समाजशास्त्र में अगर किसी ने एक काम किया है तो वो जी.के. अग्रवाल सर हैं। और अभी भी लगातार सर काम कर ही रहे हैं। और ये सारी की सारी किताबें जी.के. अग्रवाल सर की हैं, जिनमें अलग अलग एडिशंस में अलग अलग मध्य प्रदेश के लिए लिखा है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए लिखा है, कुछ बिहार के लिए भी हैं, हिमाचल के लिए भी हैं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए भी हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी हैं। अलग अलग थोड़ा थोड़ा सिलेबस चेंज होता रहता है, वो सारी बुक्स बदलते रहते हैं। यहाँ पे BHU के लिए भी सर ने लिखी है। एक सर की 2010 में नई किताब आई थी जिसमें कंपटीशन के लिए भी सोशियोलॉजी दे रखी है। मैं इस किताब को दिखाना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए। ये बुक जब आप लेंगे तो आपको इसका कंटेंट दिख जाएगा। ये सारी किताबें सर के पास हार्ड कॉपी में हैं, तो कोई जैसे बच्चे PDF मांगने लग जाते हैं कि सर हमें PDF चाहिए, तो वो PDF नहीं रहती हैं। और ये सारी की सारी किताबें जी.के. अग्रवाल सर द्वारा लिखी तो वो अलग अलग। रखवा दो सर के। हाँ सर की बुक को वो सेट करवा दो थोड़ा। सर, इसको छोड़ दीजिए, हम लोग रखवा देंगे। अभी आप और भी किताबें दिखा दीजिए, हम लोग एक साथ रखवा देंगे सारी। सर की और भी कई कलेक्शंस हैं जिसमें वो इंग्लिश की प्रॉपर बुक्स को फॉलो करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जॉर्ज रिट्जर है, हरलम्बस है, और भी बहुत सारी किताबें जो आप हिंदी में देखते हैं। सर की अपनी एक पर्सनल लाइब्रेरी यहाँ पर बनी हुई है। सोसाइटी इन इंडिया डेविड जे मेंडलबॉम की भी रखी हुई है। S.C. दुबे इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, M.N. श्रीनिवास, और भी बहुत सारी किताबें। सर, पहले आपका समय गया होगा इन किताबों को पढ़ने में और फिर उसके बाद उनका कंटेंट लिखने में। सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया एडिटेड बाय M.S.A. राव। घनश्याम शाह, सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया। डेविड जे मेंडलबॉम, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। सोसाइटी इन इंडिया, कंटिन्यूटी एंड चेंज, एंड दोनों पार्ट्स में है यहाँ पर ये। सर, बंद कर देते हैं इसको। ओके।
तो सर यहाँ तक हम लोग बहुत सारी बातचीत कर ली, बहुत सारा समय आपका लिया। हम अंत में चाहते हैं कि आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आप संदेश दें कि किस तरीके से वो आपके बताए हुए मार्ग पे, आपके जो पद चिन्ह हैं उन पे सब चलते रहते हैं, उन पे वो चलें और आगे ही राइटिंग को, टीचिंग को और रिसर्च को और एनरिच कर सकें। कुछ अंतिम संदेश अगर आप देना चाहें तो उसके बाद हम अपनी चीज़ों को एंड करेंगे। समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए कोई संदेश देना इतना सरल नहीं है, यस सर। लेकिन इच्छा जरूर है कि जो भी समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं केवल इसे एक विषय के रूप में न देखें, बल्कि इसे वो एक अपने मार्ग निर्देशक की तरह देखें। वो ये महसूस करें कि कैरियर उनका चाहे कुछ भी हो, लेकिन समाजशास्त्र को हृदयंगम करने से उनमें एक ऐसी चेतना जरूर आएगी जो उनके जीवन को स्वस्थ और पहले से अच्छा बनाए। क्योंकि जितनी जरूरत हमें जिंदगी जीने के लिए पैसे की होती है, उससे ज़्यादा जरूरत हमें अपने जीवन को व्यवस्थित रखने में और परिवार के जिन लोगों के बीच हम रह रहे होते हैं उनसे अभियोजन करने की होती है। वो हमें समाजशास्त्र सिखा सकता है और कोई दूसरा विषय नहीं समझा सकता है। बिल्कुल। तो कैरियर के लिए भी समाजशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। यस सर। और ख़ास तौर से मैं चाहूँगा कि समाजशास्त्र के विद्यार्थी जो हैं वो सामाजिक शोध में ज़्यादा रुचि है और कहीं ना कहीं समाजशास्त्र को समाज से जोड़ने की कोशिश करें। आपको मालूम है कि कांट ने जब समाजशास्त्र की स्थापना की तो उन्होंने इसे प्रगति और सामाजिक पुनर्निर्माण के विज्ञान के रूप में स्थापित करने की कोशिश की थी। शायद उनका दृष्टिकोण जो था कि केवल समाजशास्त्र एक सिद्धांत न रह जाए, बल्कि समाजशास्त्र में प्रशिक्षित जो व्यक्ति हैं वो समाज के पुनर्निर्माण में और सामाजिक जीवन को व्यवस्थित बनाने में अपना योगदान दे सकें। तो ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसका भौतिक सुख सुविधाओं से अधिक संबंध नहीं है। इसका संबंध हमारे कैरियर से नहीं है। हम चाहे एक शिक्षक बन जाएं, चाहे हम एक प्रशासक बने, चाहे हम एक राजनीतिज्ञ बने, चाहे व्यापारी बने, लेकिन इस सब के साथ जो जीवन का एक मुख्य उद्देश्य है वो अच्छा व्यक्ति बनना है। व्यक्ति के रूप में हम अच्छे हैं तो सबके लिए अच्छे हैं, और अगर आर्थिक रूप से हम अच्छे हैं तो केवल कुछ ही लोगों के लिए अच्छे हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर आपने। तो समाजशास्त्र मैं समझता हूँ जो काम कर सकता है हमारे व्यक्तित्व को निखारने में, हमारी सोच को स्वस्थ बनाने में, वो कोई दूसरा विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, ये कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। यही मैं चाहता हूँ। तो समाजशास्त्र कहीं ना कहीं हमें एक बेहतर इंसान बनाने पर और अपने आसपास के साथ समायोजन करने पर भी बल देता है। और विषय के लिए सर का हमारे दर्शकों के लिए यही संदेश रहेगा। काफ़ी सारी सर बातचीत हो चुकी हैं, हम अपने इंटरव्यू को अंत की तरफ ले जाते हैं और अपील करते हैं अपने दर्शकों से कि उन्होंने यहाँ तक हमारा साथ दिया होगा और यहाँ तक जुड़े रहेंगे।
बहुत सारी बातें और भी करनी है, लंबा समय खींच जाएगा, तो उसके लिए हम समय के लिए बहुत बाउंड हैं। हम आगे भी और सारे इंटरव्यूज़ करेंगे अन्य अन्य प्रोफेसर्स के साथ, सर के साथ भी हमारा आगे और भी इंटरव्यू हम करेंगे, सर के जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका सर।